हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? आप लोग सभी स्वस्थ होंगे, हैं? बहुत अच्छे होंगे। आज हम लोग एक नया टॉपिक लेके आए हैं क्लास 12th के लिए। ऑलमोस्ट ये एंडिंग होगा चैप्टर सेकंड सॉल्यूशंस का। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं एजियोट्रोपिक मिक्सचर के ऊपर, यानी कि स्थिर क्वाथी मिश्रण के ऊपर। तो एजियोट्रोपिक मिक्सचर यानी कि स्थिर क्वाथी मिश्रण क्या चीज़ होती है, आइए बात करते हैं इसके ऊपर। ठीक है, तो सबसे पहले इसका बेसिक्स तैयार कर लेते हैं, इसको समझते हैं कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स के थ्रू। समझो देखो, अगर हम क्या करें बच्चे, अगर हम यहाँ पर एक लिक्विड ले लें H2O, ठीक है, और एक लिक्विड हम ले लें C2H5OH, इसको हम बोलते हैं इथेनॉल। ठीक है, ये अपने पास क्या है, इथेनॉल है। और एक में ले लूँ वाटर। सबको पता है वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कितना होगा बच्चे, 100 डिग्री सेल्सियस। और इथेनॉल का मैं आपको बता देता हूँ 78.37 डिग्री सेल्सियस। तो ये बॉइलिंग पॉइंट वाटर का, ये बॉइलिंग पॉइंट हो गया इथेनॉल का। ठीक है, ये दोनों के बॉइलिंग पॉइंट्स हो गए BP। द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज 100 डिग्री सेल्सियस एंड इथेनॉल इज 78.37 डिग्री सेल्सियस। अगर हम इन दोनों को मिक्स कर दें तो इन दोनों को मिक्स करने पर यहां पर पानी और इथेनॉल दोनों मिक्स हो जाएंगे। तो पानी और इथेनॉल दोनों क्या हो जाएंगे, मिक्स हो जाएंगे। तो अब यहां पर इन दोनों का मिक्सचर आ गया है, यानी कि बॉइलिंग पॉइंट हमको पता है दोनों के बॉइलिंग पॉइंट हमको पता है कि इथेनॉल का बॉइलिंग पॉइंट कम होता है और वाटर का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है। तो इथेनॉल क्या होगा, पहले यहां से ऊपर निकल जाएगा, वेपर प्रेशर में कन्वर्ट हो जाएगा। यानी कि इथेनॉल पहले यहां से बाहर निकल जाएगा गर्म होके, ठीक है, वेपर में कन्वर्ट होके, और वाटर बाद में रिलीज होगा। ठीक है, क्योंकि इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, कम होता है। जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम होता है वो पहले वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा, जिसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है वो देर में वेपर प्रेशर में कन्वर्ट होगा। तो अब अगर हम क्या करें, यहां पर अगर बॉइलिंग पॉइंट को कांस्टेंट कर दें, यानी कि एक ऐसा बॉइलिंग पॉइंट बताओ जिस बॉइलिंग पॉइंट पे ये दोनों एक साथ वेपर में कन्वर्ट होंगे। एक ऐसा बॉइलिंग पॉइंट जिस बॉइलिंग पॉइंट पे ये सॉल्यूशन यानी कि जो मिक्सचर है, ये एक साथ दोनों कंपोनेंट, दोनों घटक क्या होंगे, वेपर में कन्वर्ट होंगे। तो क्या ऐसा कोई बॉइलिंग पॉइंट है? बिल्कुल है, ऐसा बॉइलिंग पॉइंट है 78.15 डिग्री सेल्सियस। ये एक ऐसा बॉइलिंग पॉइंट है जिस बॉइलिंग पॉइंट पे दोनों वेपर में कन्वर्ट होंगे। क्लियर? और इसको हम कर देंगे, इसको हम बोल देंगे कांस्टेंट बॉइलिंग पॉइंट, यानी कि एक ऐसा स्थिर क्वथनांक जिस स्थिर क्वथनांक पे क्या हो रहा है, दोनों द्रव क्या हो रहे हैं, यानी कि ये पूरा का पूरा मिश्रण में उपस्थित दोनों द्रव एक साथ वेपर में कन्वर्ट होंगे। ठीक है, तो इसी को हम बोल देते हैं, ये जो मैंने नीचे लिखा हुआ है, इसी को हम बोल देते हैं एजियोट्रोपिक मिक्सचर। एजियोट्रोपिक मिक्सचर बोल लीजिए, या फिर इसको हम एक और नाम से जानते हैं कांस्टेंट बॉइलिंग सॉल्यूशन। कांस्टेंट बॉइलिंग सॉल्यूशन, ठीक है, या बॉइलिंग पॉइंट सॉल्यूशन बोल लो। क्लियर हो गया? ठीक है, कांस्टेंट बॉइलिंग सॉल्यूशंस का मतलब क्या हुआ कि एक कांस्टेंट टेंपरेचर पे दोनों बॉइल होंगे, उसको हम बोलते हैं स्थिर क्वाथी मिश्रण। वह मिश्रण जो एक स्थिर ताप पर क्या होता है, वह मिश्रण जो एक स्थिर ताप पर क्या होता है, द्रव में परिवर्तित होता है। ठीक है, यानी कि दोनों ही वेपर फेज में कन्वर्ट हो रहे हैं। कब? जब हमने टेंपरेचर क्या ले लिया, कांस्टेंट ले लिया। अब वो टेंपरेचर कितना कांस्टेंट हो गया, 78.15। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये है कि ये दोनों ही H2O एज वेल एज C2H5OH, ये दोनों इस बॉइलिंग पॉइंट पे एक साथ गर्म होंगे, एक साथ वेपर में कन्वर्ट होंगे, दोनों का वेपर एक साथ बनेगा इस टेंपरेचर पे। और इसलिए ये टेंपरेचर क्या होगा, कांस्टेंट होगा, यानी कि स्थिर होगा। और इसलिए इसको हमने बोल दिया स्थिर क्वाथी मिश्रण। स्थिर क्वाथी मिश्रण मतलब, क्वाथी का मतलब क्या होता है, क्वथनांक। ठीक है, दोनों का क्वथनांक क्या हो गया, स्थिर हो गया। तो दोनों का बॉइलिंग पॉइंट क्या कर दिया, स्थिर कर दिया। तो जब मिश्रण का बॉइलिंग पॉइंट स्थिर कर दिया जाता है, या जब मिश्रण में उपस्थित घटकों का, ठीक है, मिश्रण में उपस्थित सभी घटकों का बॉइलिंग पॉइंट यानी कि क्वथनांक स्थिर कर दिया जाता है, तो ऐसे मिश्रण को हम बोल देते हैं स्थिर क्वाथी मिश्रण, या ऐसे बोल लीजिए। ठीक है, अभी और समझाते हैं इसको डिटेल में। फिलहाल इसका बेसिक समझो। दोनों लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट अलग अलग था। जब हमने दोनों को मिलाया, यानी कि मिलाने के बाद हमने एक सॉल्यूशन बनाया जिसको हम बोलते हैं बाइनरी सॉल्यूशन, द्विक विलयन।
कौन सा सॉल्यूशन? बाइनरी सॉल्यूशन, जिसको हम बोलते हैं द्विक-विलयन। तो इस द्विक-विलयन में क्या हुआ, इन दोनों का बॉइलिंग पॉइंट तो अलग अलग था। अब हमको एक ऐसा बॉइलिंग पॉइंट लेके आना है जिस बॉइलिंग पॉइंट पे दोनों एक साथ गर्म हो जाएं। तो वो बॉइलिंग पॉइंट कांस्टेंट होगा, वो स्थिर होगा, और वो कितना होगा? 78.15 डिग्री सेल्सियस। यानी कि 78.15 डिग्री सेल्सियस पर, इतने टेम्परेचर पर ये इथेनॉल भी गर्म हो रहा होगा साथ साथ, और ये भी गर्म हो रहा होगा। यानी कि दोनों एक साथ वेपर बना रहे हैं, दोनों एक साथ वेपर बना रहे हैं, ठीक है। और ऐसा कब हो रहा होगा? ऐसा जब ऐसा होगा तब दोनों का कंपोजिशन भी क्या होगा? कंपोजिशन क्या होगा? फिक्स्ड हो जाएगा भाई। यानी कि कंपोजिशन भी चेंज नहीं होगा, कंपोजिशन चेंज नहीं होगा। कंपोजिशन समझते हो ना? ठीक है, संगठन, ठीक है। कंपोजिशन भी चेंज नहीं होगा। क्यों? क्योंकि कंपोजिशन क्या हो जाएगा वहां पे? दोनों का फिक्स हो जाएगा। कंपोजिशन का मतलब उनका संगठन, उनका संगठन क्या हो जाएगा? फिक्स कर दिया जाएगा। अगर टेम्परेचर फिक्स हो जाएगा तो उनका संगठन भी क्या हो जाएगा? फिक्स, अनचेंज्ड हो जाएगा। मतलब दोनों का अमाउंट चेंज नहीं होगा। सपोज इस टेम्परेचर पे ये होता है 4.03%, ठीक है, बाई वेट की हम बात कर रहे हैं, बाई वेट, ठीक है, ठीक है। इतना ये होगा अपने पास वाटर, और रिमेनिंग बचा कितना? 95.97% बाई वेट क्या हो जाएगा? इथेनॉल हो जाएगा। ठीक है, बात समझ में नहीं आई? फिर से बात को सुनो अच्छे से। मैंने क्या बोला? ये वाटर, ये इथेनॉल। वाटर का 100 डिग्री सेल्सियस, इथेनॉल का कितना? 78.3 डिग्री सेल्सियस। जब आप इन दोनों को मिक्स करोगे तो मिक्स करने के बाद हमने क्या बोला? हमने बोला कि इसमें H2O भी होगा, इसमें इथेनॉल भी होगा, लेकिन दोनों का बॉइलिंग पॉइंट अलग अलग है। इसका बॉइलिंग पॉइंट कम होता है तो ये पहले वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा, इसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है तो ये बाद में वेपर में कन्वर्ट होके निकल जाएगा बाहर। लेकिन हम क्या चाह रहे हैं? हम चाह रहे हैं कि दोनों एक साथ बॉइल हो जाएं। तो एक ऐसा टेम्परेचर ले लो जिसपे ये दोनों एक साथ बॉइल हुए, तो 78.15 डिग्री सेल्सियस। ये एक ऐसा टेम्परेचर जिसपे दोनों एक साथ वेपर में कन्वर्ट होंगे, और इस टेम्परेचर को, यानी कि इस टेम्परेचर से ना ज्यादा होना चाहिए ना कम होना चाहिए, टेम्परेचर फिक्स है, तो इसको हमने क्या बोल दिया? कांस्टेंट टेम्परेचर। ठीक है भैया, इस कांस्टेंट टेम्परेचर पे क्या होगा? इन दोनों का कंपोजिशन भी क्या हो जाएगा? कांस्टेंट हो जाएगा। ठीक है, कंपोजिशन भी क्या हो जाएगा भाई? कांस्टेंट हो जाएगा। कंपोजिशन भी तो चेंज नहीं होगा, इनका संगठन भी तो चेंज नहीं होगा। ठीक है, वाटर का संगठन कितना हो जाएगा इतने पे? 4.03% बाई वेट, बाई वेट। यानी कि वाटर कितना होगा उस पे? वाटर का कंपोजिशन, वाटर का संगठन कितना होगा? 4.03%, ठीक है, उसके द्रव्यमान से। और इथेनॉल का कितना हो जाएगा? 95.97%। यही तो होगा। ठीक है, तो उस पे जब इतना बॉइलिंग पॉइंट होगा तो इतने बॉइलिंग पॉइंट पे दोनों का संगठन क्या होगा? फिक्स हो जाएगा। इसका, इथेनॉल का इतना और वाटर का इतना। ठीक है, उसी को हम बोल देते हैं एजियोट्रोपिक मिक्सचर। जिस बॉइलिंग पॉइंट पे दोनों क्या होते हैं? एक साथ कन्वर्ट होते हैं वेपर में, दोनों एक साथ जाएंगे। या तो ऐसा बोल लो या फिर क्या बोल लो भाई, जब जिस तापमान पर, ठीक है, जब दो मिश्रण का या जब दो घटकों का संगठन जिस ताप पे बराबर हो जाता है उसको भी हम एजियोट्रोपिक मिक्सचर बोलते हैं। चलो बात करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं एजियोट्रोपिक मिक्सचर की डेफिनेशन की, क्या होती है। ठीक, दोज सॉल्यूशन, समझाते हैं भी और टेंशन मत लो। दोज सॉल्यूशन बॉइल्स एट कांस्टेंट टेम्परेचर, ठीक है, एट कांस्टेंट टेम्परेचर, यानी कि डेल्टा टी इज इक्वल 0। यही तो कांस्टेंट टेम्परेचर होता है। ठीक है, विदाउट एनी चेंज इन कंपोजिशन इज कॉल्ड एजियोट्रोपिक मिक्सचर। ठीक है, हमने क्या बोला? दो सॉल्यूशन बॉइल एट कांस्टेंट टेम्परेचर, वे सॉल्यूशन या वे मिक्सचर जो कांस्टेंट टेम्परेचर पे, यानी कि स्थिर ताप पर बॉइल होते हैं, उबलते हैं, विदाउट एनी चेंज इन कंपोजिशन, उनके कंपोजिशन में, उनके संगठन में बिना परिवर्तन किए। ठीक है, तो हम हिंदी में लिख सकते हैं वे विलियन जो
संगठन में परिवर्तन किए बिना या हुए बिना एक निश्चित ताप पर उबलते हैं, उन्हें स्थिर क्वाथी मिश्रण कहते हैं। ठीक है, अभी डेफिनेशन को और क्लियर करने के लिए यहां पर आप विलयन की जगह मिश्रण लिख सकते हो। ठीक है, क्या लिख सकते हो? मिश्रण लिख सकते हो। तो वे मिश्रण जो संगठन में परिवर्तन हुए बिना या संगठन में परिवर्तन किए बिना एक निश्चित ताप पर उबलते हैं, ठीक है, उनके संगठन में चेंज नहीं होगा। संगठन का मतलब समझ रहे हो ना, जितना वाटर होगा जैसे 4.3003% और इथेनॉल होगा 95.97%, तो उनका कंपोजिशन चेंज नहीं होगा और आप टेम्परेचर को फिक्स कर दो तो दोनों एक साथ बॉयल होंगे। ठीक है, बात समझ में आ गई? तो हमने क्या बोला, वे मिश्रण जो संगठन में परिवर्तन हुए बिना या किए बिना एक निश्चित ताप पर उबलते हैं, उन्हें स्थिर क्वाथी मिश्रण कहते हैं। एक तो परिभाषा डेफिनेशन आप ये लिख सकते हो। दूसरा पॉइंट हम इसी में और क्या बात कर सकते हैं, दूसरा हम बोल सकते हैं एट या एजियोट्रोपिक मिक्सचर in which the composition in vapor phase या in liquid phase as well as in vapor phase both are equal. Azeotropic mixture in which the composition in liquid phase as well as vapor phase in vapor phase both are equal. जब लिक्विड फेज और वेपर फेज के कंपोजिशन बराबर हो जाते हैं तो उसको भी हम एजियोट्रोपिक मिक्सचर बोलते हैं। एजियोट्रोपिक मिक्सचर का मतलब हुआ जब आपका लिक्विड और वेपर फेज के कंपोजिशन क्या हो जाएं, बराबर हो जाएं। कंपोजिशन का मतलब देखो, जैसे मैंने ये लिक्विड लिया नीचे और इस लिक्विड का इसके ऊपर का फेज कौन सा होगा, वेपर फेज। लिक्विड में दो फेज, ठीक है, ये ऊपर का फेज वेपर फेज हो जाएगा, वेपर फेज, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं वाष्प अवस्था। ठीक है, कौन सी अवस्था हो जाएगी, वाष्प अवस्था हो जाएगी। और नीचे अपने पास कौन सा फेज आ गया, लिक्विड फेज, और लिक्विड फेज को हम क्या बोलते हैं, द्रव अवस्था। तो वाष्प अवस्था और द्रव अवस्था दो अवस्थाएं आपको दिखाई दे रही हैं। तो लिक्विड यहां से जब ऊपर जाएगा तो कौन सी अवस्था में जाएगा, वेपर फेज में जाएगा। ठीक है, तो यानी कि यहां जो मोल होंगे, सपोज करो यहां पर लिक्विड ए और लिक्विड बी है, तो लिक्विड ए का यहां पर मोल फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, मोल फ्रैक्शन हो जाएगा मोल फ्रैक्शन ऑफ ए यानी कि एक्स ए, और यहां पे क्या हो जाएगा एक्स बी। तो लिक्विड फेज में लिक्विड ए और लिक्विड बी के मोल फ्रैक्शन क्या होंगे, एक्स ए एंड एक्स बी, और यहां क्या हो जाएंगे, वो यहां हो जाएंगे वाई ए एंड वाई बी। तो जब मोल फ्रैक्शन ऑफ एक्स ए इक्वल मोल फ्रैक्शन ऑफ वाई ए हो जाता है, यानी कि दोनों के संगठन एक जैसे बराबर हो गए, दोनों के कंपोजिशन इक्वल हो रहे हैं। कंपोजिशन का मतलब समझ रहे हो ना, मोल फ्रैक्शन, मोल्स इक्वल हो जा रहे हैं, तो वही एक्स बी इक्वल वाई बी भी होगा। तो जब ऐसा हो जाता है कि लिक्विड और वेपर फेज के मोल फ्रैक्शन बराबर हो जाते हैं, जिसको हम संगठन बोल देते हैं, जिसको हमने कंपोजिशन बोल दिया, तो व्हेन द कंपोजिशन ऑफ लिक्विड फेज एज वेल एज वेपर फेज बोथ आर इक्वल, जब दोनों के कंपोजिशन इक्वल हो जाते हैं तो उसको भी हम बोल देते हैं एजियोट्रोपिक मिक्सचर। इतनी बात समझ में आ गई? तो हम हिंदी में क्या लिखेंगे इसको, वह मिश्रण या ऐसे लिखो, स्थिर क्वाथी मिश्रण में द्रव अवस्था व वाष्प अवस्था
के संगठन बराबर या स्थिर होते हैं। या ऐसे लिख लो, अवस्था में संगठन, ऐसे भी लिख सकते हैं, अवस्था में संगठन समान रहता है, समान या बराबर होता है या रहता है। ठीक है, बात समझ में आ गई ना? यानी कि दोनों अवस्थाओं में क्या हो जाएगा, दोनों का संगठन बराबर हो जाएगा, दोनों का कंपोजिशन इक्वल हो जाएगा। और अगर कंपोजिशन इक्वल हो जाएगा तो हम उसको क्या बोल देते हैं भाई, उसको हम बोलते हैं स्थिर क्वाथी मिश्रण, या फिर इसी को हम बोल देते हैं एजियोट्रोपिक मिक्सचर। अभी शायद एजियोट्रोपिक मिक्सचर थोड़ा बहुत तो समझ में आ ही गया होगा कि हम कहना क्या चाह रहे हैं। बेसिकली इसका बेस समझो कि क्या है। आपने लिक्विड लिए, दो लिक्विड लिए, टेम्परेचर को कांस्टेंट कर दिया। एक ऐसा टेम्परेचर आपने ढूंढना है, एक ऐसा टेम्परेचर हमने लेना है जिस टेम्परेचर पे दोनों एक साथ बॉईल होते हों। तो वो कौन सा टेम्परेचर होगा? वो टेम्परेचर होगा एजियोट्रोपिक। उसी को हम बोलते हैं कांस्टेंट बॉइलिंग पॉइंट सॉल्यूशन, यानी कि एजियोट्रोपिक मिक्सचर। जिस बॉइलिंग पॉइंट पे दोनों एक साथ क्या हो रहे हैं, बॉइल हो रहे हैं। ठीक है, और उस बॉइलिंग पॉइंट पे दोनों के कंपोजिशन भी इक्वल हो जाएंगे, यानी कि लिक्विड और वेपर फेज के कंपोजिशन क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। बात समझ में आ गई? ठीक है, हटा दें इसको। चलिए, तो 2 पॉइंट तो समझ में आ गया। अब तीसरा पॉइंट इससे इंपॉर्टेंट है। एजियोट्रोपिक मिक्सचर जो होते हैं वो आइडियल सॉल्यूशंस के लिए एप्लीकेबल नहीं है, यानी कि आइडियल सॉल्यूशंस के ऊपर वो काम नहीं करते हैं। ठीक है, तो क्या लिखेंगे? सेकेंड पॉइंट, आइडियल सॉल्यूशन नेवर बी एजियोट्रोपिक मिक्सचर। भाई आइडियल सॉल्यूशन कभी भी एजियोट्रोपिक मिक्सचर नहीं दे सकता। ठीक है, आदर्श विलयन स्थिर क्वाथी मिश्रण कभी नहीं हो सकता। भाई ये कभी स्थिर क्वाथी मिश्रण नहीं हो सकता, आइडियल सॉल्यूशन नहीं हो सकता, क्योंकि आइडियल सॉल्यूशन एक ऐसा केस है जहां पर जो लिक्विड होता है, यानी कि जो सॉल्यूशन होता है, उसका वेपर प्रेशर इक्वल हो जाता है, यानी कि जो सॉल्यूशन का, विलयन का वाष्प दाब होता है वो उसके कंपोनेंट के वेपर प्रेशर के इक्वल हो जाता है। तो इसलिए आइडियल केस के लिए ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है, आइडियल केस के लिए पॉसिबल नहीं है, हमेशा याद रखना। तो ये किसके लिए पॉसिबल है? नॉन आइडियल के लिए। तो इसको हम यूज करेंगे नॉन आइडियल के केस में। नॉन आइडियल के केस में इसको हम लोग यूज करने वाले हैं, यानी कि अनादर्श विलयन के लिए। ठीक है, इस वाले केस में हम इसको यूज करेंगे, आइडियल सॉल्यूशन में हम इसको यूज नहीं करने वाले हैं। इसकी बात को याद रखना जरूर। तो सेकंड पॉइंट याद रखने लायक है। ठीक है, तीसरा इससे भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है भाई, इसको हम फ्रैक्शनल एजियोट्रोपिक मिक्सचर कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। यह तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, स्थिर क्वाथी मिश्रण को प्रभाजी आसवन द्वारा अलग नहीं किया जा सकता है। अब हमें एक चीज पता है बच्चों कि प्रभाजी आसवन क्या होता था, जब दो लिक्विड के वेपर प्रेशर, दो लिक्विड के बॉइलिंग पॉइंट जब ऑलमोस्ट नियर अबाउट सेम रहते थे, जब दो लिक्विड के बॉइलिंग पॉइंट्स ऑलमोस्ट नियर अबाउट क्या रहते थे, सेम रहते थे, तो वहां पर हम यूज करते थे फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। मतलब फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के थ्रू हम क्या कोशिश करते थे कि दोनों लिक्विड को हम सेपरेट कर दें। ठीक है, क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस बहुत कम रहता है, तो आसानी से हम उनको फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से, नॉर्मल डिस्टिलेशन से हम उनको अलग नहीं कर पाते थे, आसवन से अलग नहीं कर पाते थे। तो उसके लिए हम प्रभाजी आसवन यानी कि फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का यूज करते थे। ठीक है, लेकिन यहां पर फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से भी इनको अलग नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि दोनों सेम बॉइलिंग पॉइंट पे क्या हो रहे हैं, वेपर में कन्वर्ट हो रहे हैं। भैया दोनों का बॉइलिंग पॉइंट सेम है, 78.15 पे दोनों वेपर में कन्वर्ट हो रहे थे, अल्कोहल एंड इथेनॉल। ठीक है, सॉरी, वाटर एंड इथेनॉल। तो दोनों एक ही बॉइलिंग पॉइंट पे क्या हो रहे हैं, कन्वर्ट हो रहे हैं। तो उनको अलग करना इंपॉसिबल है।
ठीक है, यानी कि उनको फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन भी हम लोग सेपरेट नहीं कर सकते। नॉर्मल डिस्टिलेशन तो छोड़ो, मतलब आप नॉर्मल आसवन तो छोड़ो, आप प्रभाजी आसवन से भी अलग नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो इट मींस, इसका मतलब क्या हुआ, इनको हम क्यों अलग नहीं कर सकते? कारण क्या है? कारण है कॉज, यानी कि कारण क्या है? कारण है सेम कंपोजिशन इन लिक्विड एंड वेपर फेज। ठीक है, यानी कि कारण क्या है? कारण है कि द्रव व वाष्प अवस्था में समान संगठन। भाई दोनों का संगठन बराबर हो जा रहा है, यानी कि दोनों के मोल फ्रैक्शन बराबर हो जा रहे हैं। ध्यान से फिर से देखो, ये लिक्विड का मिक्सचर, ठीक है, ये नीचे लिक्विड फेज है, ये कौन सी फेज है? लिक्विड फेज, द्रव अवस्था, लिक्विड फेज, द्रव अवस्था। और ये ऊपर कौन सी फेज होगी बच्चे? ये होगी वेपर फेज, वेपर फेज, जिसको हम बोलते हैं वाष्प अवस्था। तो लिक्विड अवस्था में, यानी कि लिक्विड फेज में क्या होगा? दो लिक्विड होंगे, लिक्विड ए, लिक्विड बी। तो लिक्विड ए का मोल फ्रैक्शन क्या हो जाएगा? XA हो जाएगा, और लिक्विड बी का क्या हो जाएगा? XB। तो इनका वेपर फेज में क्या होगा मोल फ्रैक्शन? YA एंड YB। क्या हो जाएगा? YA एंड YB। ध्यान से देखना इस पॉइंट को। तो हमने क्या बोला कि लिक्विड ए का लिक्विड फेज और वेपर फेज में मोल फ्रैक्शन क्या हो रहे हैं? बराबर हो रहे हैं। ठीक है, ये मोल प्रभाज, जिसको हम बोलते हैं मोल फ्रैक्शन। तो दोनों के मोल फ्रैक्शन, संगठन का मतलब ही होता है, देखो क्वेश्चन में आपको बहुत टाइम संगठन दिया होगा, तो संगठन का मतलब ही मोल फ्रैक्शन होता है। क्लियर हो गया? तो मोल प्रभाज क्या हो जाते हैं? दोनों के बराबर हो जाते हैं, वो चाहे लिक्विड हो चाहे वाष्प हो। यानी कि लिक्विड फेज और वेपर फेज दोनों के लिक्विड, उस लिक्विड के दोनों फेज में मोल फ्रैक्शन क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। फिर समझो, लिक्विड ए का दोनों फेज में, लिक्विड फेज एज वेल एज वेपर फेज, दोनों में मोल फ्रैक्शन क्या हो जाएगा? मोल फ्रैक्शन क्या हो जाएगा? इक्वल हो जाएगा। ठीक है, सेम एज इट इज लिक्विड बी का XB इज इक्वल YB, दोनों का मोल फ्रैक्शन इक्वल, मोल फ्रैक्शन इक्वल किसमें? लिक्विड फेज और वेपर फेज, दोनों में इक्वल होगा। इट मींस दोनों के कंपोजिशन बराबर हो रहे हैं। दोनों के कंपोजिशन क्या हो रहे हैं? बोलो, बराबर हो रहे हैं। क्या हो रहे हैं? बराबर हो रहे हैं। बोलो हाँ कि ना? हो रहे कि नहीं हो रहे हैं? हो रहे हैं सर, बराबर हो रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है? बराबर हो रहे हैं तो इसका मतलब यह है कि दोनों लिक्विड चाहे वो अपने द्रव अवस्था में हो, यानी कि लिक्विड फेज में हो, या फिर चाहे क्या हो? वेपर फेज में हो, दोनों के कंपोजिशन क्या रहेंगे? सेम रहेंगे, रिमेनिंग सेम। तो इसलिए अगर कंपोजिशन सेम होगा, अगर कंपोजिशन सेम होगा तो एक ही बॉइलिंग पॉइंट पे क्या हो रहे हैं? दोनों वेपर में कन्वर्ट हो रहे हैं। इसका मतलब यही हुआ। तो एक ही बॉइलिंग पॉइंट पे वेपर पे कन्वर्ट हो रहे हैं, तो इसका मतलब उनको अलग करना मुश्किल हो जाएगा। समझ रहे हो ना? दोनों को अलग करना क्या हो जाएगा? मुश्किल हो जाएगा। दो बंदे दौड़ रहे हैं और बिल्कुल नियर अबाउट सेम दौड़ रहे हैं, एक जैसे दौड़ रहे हैं, तो यार दोनों का पता लगाना मुश्किल हो जाएगा, यार दोनों को अलग करना मुश्किल हो जाएगा। समझ रहे हो ना मेरी बात को? बात समझ रहे हो? तो हमने क्या बोला? एजियोट्रोपिक मिक्सचर कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय द फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन एज वेल एज एनी अदर मेथड। किसी अदर मेथड से सेपरेट नहीं कर सकते। ठीक है, तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, प्रभाजी आसवन, यार मैं क्यों बोलता हूं बार बार? क्लास 10th अच्छे से पढ़ के आओ, क्लास 11th अच्छे से पढ़ के आओ। अब फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन समझाने की जरूरत पड़ेगी क्या? फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन समझाने की जरूरत पड़ रही है तो हमने 11th में पढ़ा क्या? हमने फिजिकल मेथड पढ़े थे, सेपरेशन के फिजिकल मेथड पढ़े थे कि डिस्टिलेशन क्या होता है, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन क्या होता है, क्रिस्टलाइजेशन क्या होता है। तो हमने क्या किया? अगर हमने फिजिकल मेथड अपने को नहीं पता है सेपरेशन के, तो फिर हमने किया क्या 11th क्लास के अंदर? इसलिए बोलता हूं 11th पढ़ो। जो अपने आप को टैलेंटेड समझते ना यार, मत समझो यार, पढ़ो यार, नॉलेज हर जगह से लो। तो स्थिर क्वाथी मिश्रण को प्रभाजी आसवन द्वारा अलग नहीं किया जा सकता। फिर कैसे अलग कर सकते हैं हम इसको अलग करने के लिए हम एजियोट्रोपिक डिस्टिलेशन यूज करते हैं। इसको सेपरेट करने के लिए हम लोग एजियोट्रोपिक डिस्टिलेशन यूज करते हैं। बस अभी इतना याद रखो, क्योंकि अगर मैं एजियोट्रोपिक डिस्टिलेशन को डिस्कस करने चलाऊंगा तो फिर आधा घंटा इसी में लग जाएगा। ठीक है, तो यह समझो कि एजियोट्रोपिक डिस्टिलेशन से हम इसको सेपरेट कर सकते हैं। ठीक है, एजियोट्रोपिक डिस्टिलेशन से इसको सेपरेट किया जा सकता है, बट फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से हम इसको सेपरेट नहीं कर सकते। तो ये अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट था यहां से। ठीक है, आपको अपने को बहुत सारे पॉइंट पता होने चाहिए, तब समझ में आता है चीजें। जब मैं आपको 10 पॉइंट बताऊंगा तब आपको 3 पॉइंट समझ में आएंगे। ठीक है,
चलिए अगला पॉइंट करते हैं। इतनी बातें समझ में आ गई, ठीक है, 3-4 बातें हमने कर ली हैं और वो 3-4 बातें सारी की सारी इंपॉर्टेंट है मेरे भाई, ठीक। और एक और इंपॉर्टेंट बात याद रखना है यार आप लोग, यहां से एक और क्या इंपॉर्टेंट बात याद रखनी है यार, ये बाइनरी सॉल्यूशन में ही होगा केस। ये कौन सा सॉल्यूशन में होगा केस? बाइनरी सॉल्यूशन में होगा। मैं आप लोगों को बार बार एक चीज बोलता हूं कि क्लास 12th एकेडमिक लेवल के अंदर बाइनरी सॉल्यूशन ही है सिलेबस में, द्विक-विलियन, जिसमें 2 कंपोनेंट होते हैं। तो ये बाइनरी सॉल्यूशंस के लिए एप्लीकेबल होगा, ठीक है। टर्नरी सॉल्यूशन आपके उसमें है नहीं, ठीक है, और बाकी उसके क्वाटरनरी आपके उसमें है नहीं, तो सिर्फ बाइनरी सॉल्यूशंस आपके चैप्टर के अंदर हैं, तो इसको ध्यान रखिए। तो बाइनरी सॉल्यूशंस में काम करेगा। अब ये 2 तरीके का होता है, एजियोट्रोपिक मिक्सचर भी 2 तरीके का होता है और क्वेश्चन यहीं से बनता है। एजियोट्रोपिक मिक्सचर भी 2 तरीके का होता है। पहला होता है अपने पास मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रोपिक सॉल्यूशन, ठीक है। और दूसरा होता है मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रोपिक मिक्सचर, ठीक है, या एजियोट्रोपिक सॉल्यूशन बोल दो। यहां सॉल्यूशन लिखा तो यहां भी सॉल्यूशन लिख दो, ठीक है, कोई टेंशन नहीं है, ठीक। ये 2 टाइप के होते हैं अपने पास। अब इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? न्यूनतम स्थिर क्वाथी विलयन, और इसको हम बोलते हैं अधिकतम स्थिर क्वाथी विलयन। इतनी बात समझ में आ गई। 2 तरीके होता है एजियोट्रोपिक मिक्सचर। पहला होता है मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रोपिक मिक्सचर या सॉल्यूशन, दूसरा होता है मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रोपिक सॉल्यूशन, यानी कि न्यूनतम स्थिर क्वाथी विलयन, अधिकतम स्थिर क्वाथी विलयन। ये 2 प्रकार होते हैं अपने पास। अब दोनों प्रकार में सबसे पहले की डिस्कशन करते हैं, सबसे पहले को डिस्कस करते हैं, और पहले को डिस्कस करने के लिए हम लिखते हैं सबसे पहले मिनिमम वाला, ठीक है। ध्यान से देखो, अब इसे क्या बोलते हैं हम, क्या होता है ये मिनिमम, इसको कैसे समझें, ठीक। थोड़ा सा छोटा लिख लेते हैं इसको। पहला मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रोपिक सॉल्यूशन। अब मैं हिंदी में ना लिखूं, इसको चलेगा ना, ठीक है, हम जानते हैं इसके बारे में। अब ध्यान से देखो, मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रोपिक सॉल्यूशन क्या चीज होती है, ठीक। यानी कि मैं आपको सबसे पहले इसको एग्जांपल समझाता हूं, फिर इसकी बातें और करते हैं, इसके पॉइंट्स को फिर लिखते हैं, ठीक है। पहले समझते हैं इसको। देखो, सपोज करो मैंने लिक्विड ए ले लिया H2O और लिक्विड बी ले लिया मैंने C2H5OH, ठीक है, C2H5OH यानी कि इथाइल अल्कोहल। मैंने यहां वाटर ले लिया, यहां पे इथाइल अल्कोहल ले लिया। अब ये है लिक्विड ए और ये है लिक्विड बी। इसका बॉइलिंग पॉइंट देखो, दोनों का बॉइलिंग पॉइंट मैं लिख रहा हूं। इसका बॉइलिंग पॉइंट होता है 100 डिग्री सेल्सियस और इसका होता है 78.37 डिग्री सेल्सियस। ये आपको याद रखनी पड़ेंगी वैल्यूज, ठीक है, 78.37 डिग्री सेल्सियस। अब अगर मैं इन दोनों को मिक्स कर दूं, तो यहां पर H2O भी है और यहां पर C2H5OH है, दोनों हैं। और H2O का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस और इसका बॉइलिंग पॉइंट 78.37 डिग्री सेल्सियस। अब दोनों को हमने क्या कर देना है, दोनों का टेम्परेचर हमने फिक्स कर देना है। सपोज करो हम दोनों का टेम्परेचर ले लें यहां से, या बॉइलिंग पॉइंट लिख लें, फिक्स कर दें 78.15 डिग्री सेल्सियस। तो इस टेम्परेचर को हम क्या बोलते थे, इसको हम बोलते थे एजियोट्रोपिक मिक्सचर बोलते थे। एजियोट्रोपिक मिक्सचर यही था। तो इस टेम्परेचर पे दोनों क्या होंगे, वेपर में कन्वर्ट हो जाएंगे, एक साथ होंगे वेपर में कन्वर्ट, दोनों क्या होंगे, एक साथ वेपर में कन्वर्ट होंगे। अब ध्यान से देखो, ये जो बॉइलिंग पॉइंट दिख रहा है आपको, जिस बॉइलिंग पॉइंट पे दोनों वेपर में कन्वर्ट हो रहे हैं, ये बॉइलिंग पॉइंट इन दोनों के बॉइलिंग पॉइंट से क्या दिख रहा है, हमें कम दिख रहा है।
इन दोनों के बॉइलिंग पॉइंट से ये बॉइलिंग पॉइंट क्या दिख रहा है, कम दिख रहा है। तो इसलिए इस एजियोट्रोपिक मिक्सचर को क्या बोल दिया हमने, मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रोपिक मिक्सचर। ये बॉइलिंग पॉइंट क्या है, जिस बॉइलिंग पॉइंट पे दोनों वेपर में कन्वर्ट हो रहे हैं, ये इन दोनों के बॉइलिंग पॉइंट से क्या है, कम है। तो इसलिए इस बॉइलिंग पॉइंट को क्या बोल दिया, एजियोट्रोपिक बॉइलिंग पॉइंट या मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रोपिक सॉल्यूशन बोल दिया ना। क्योंकि जो एजियोट्रोपिक मिक्सचर जिस टेम्परेचर पे एक साथ, जिस टेम्परेचर पे बॉइल हो रहा था, जिस टेम्परेचर पे एजियोट्रोपिक मिक्सचर बॉइल हो रहा है, वो एजियोट्रोपिक मिक्सचर या वो एजियोट्रोपिक बॉइलिंग पॉइंट इन दोनों लिक्विड के बॉइलिंग पॉइंट से कम निकला। तो इसलिए इसको बोल दिया मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रोपिक सॉल्यूशन। अब लिखते हैं, अभी बात समझ में आ गई, अभी बात समझ में आ गई, ठीक है, हटा दें, चलो ले हटाते नहीं है, इसी के नीचे लिख देते हैं। चलो पहला पॉइंट लिखो इसके अंदर, when the boiling point of azeotropic mixture is minimum as compared than its constituent, पूरा ही लिख लो, हाँ, इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट, ठीक है, मतलब ब्रैकेट में लिख लो लिक्विड ए एंड लिक्विड बी। क्या बोला भाई, इसका मतलब होता है कंस्टिट्यूएंट का मतलब तो आपको पता ही होगा यार, है ना, जिसको हम बोलते हैं घटक बोल देते हैं एक तरीके से, कंपोनेंट्स ही हुए, ठीक है, घटक बोल लो, जिनसे कोई चीज बनती है, जिनसे कोई चीज बनती है। जैसे हमने NaCl का एक सॉल्यूशन बनाया, सॉल्ट सॉल्यूशन बनाया, तो उसमें किस चीज से बन रहा है वो, उसमें दो घटक हैं अपने पास, एक वाटर है, एक NaCl है, तो दोनों क्या हो गए उसके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स बोल लो या घटक बोल लो हिंदी में, ठीक है। तो व्हेन द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एजियोट्रोपिक मिक्सचर, जब एजियोट्रोपिक मिक्सचर का बॉइलिंग पॉइंट इज मिनिमम एज कंपेयर देन इट्स कंस्टिट्यूएंट, यानी कि एजियोट्रोपिक मिक्सचर का बॉइलिंग पॉइंट जब उसके दोनों कॉन्स्टिट्यूएंट के बॉइलिंग पॉइंट से क्या हो जाए, कम हो जाए, तो दिस इज कॉल्ड द मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रोपिक मिक्सचर। यार सर ये तो इतना आसान है, आप इतना लंबा खींच रहे हो यार, समझाना पड़ेगा। देखो समझो उस चीज को, पॉइंट को समझो बच्चे, जब तक पॉइंट को समझोगे नहीं तो कुछ समझ में नहीं आएगा। हमने क्या बोला, दोनों का बॉइलिंग पॉइंट कुछ और था, जब इनको मिक्स करके हमने एक एजियोट्रोपिक मिक्सचर बनाया, तो एजियोट्रोपिक मिक्सचर का जो बॉइलिंग पॉइंट निकल के आया वो इन दोनों पॉइंट्स, इन दोनों के बॉइलिंग पॉइंट से क्या होगा, कम होगा, ठीक है। तो इसलिए हमने इसको क्या बोल दिया, मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रोपिक मिक्सचर। बात क्लियर हो गई, नोट डाउन करेंगे जल्दी से। विजिबिलिटी आ रही है क्लियर, कमेंट सेक्शन में बता देना आप लोग, है ना, कैसा लग रहा है आप लोगों को, इंप्रूवमेंट होता है धीरे धीरे। चलिए हटा दें, पहला पॉइंट समझ में आया, तो हिंदी में लिखते हैं इसको जल्दी से। जब स्थिर क्वाथी मिश्रण का क्वथनांक उसके घटकों के क्वथनांक से कम होता है या कम हो जाता है, ठीक है, तो उसे हम क्या बोल देते हैं, मिनिमम या न्यूनतम स्थिर क्वाथी मिश्रण या विलयन, ठीक है, न्यूनतम स्थिर क्वाथी विलयन हम उसी को बोल देते हैं जब उसके घटकों से भी उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाए, कम हो जाए। ज्यादा बात की जरूरत नहीं है, हटा दें। चलो दूसरा पॉइंट देखते हैं, हम दूसरा क्या पॉइंट बोलेंगे भाई इसमें, पहला पॉइंट तो ये हो गया। अब इस केस पे देखो, अगर आप याद आ रहा हो नॉन आइडियल सॉल्यूशन में, अगर आपको याद आ रहा हो भाई, मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रोपिक सॉल्यूशन का मतलब क्या हुआ कि यहां पर बॉइलिंग पॉइंट कम हो गया। अब बॉइलिंग पॉइंट कम हुआ तो वेपर क्या होगी, जल्दी बनेगी। वेपर क्या होगी भाई, ज्यादा बनेगी वेपर। बॉइलिंग पॉइंट कम होगा तो वेपर प्रेशर क्या होगा, ज्यादा बनेगा। टेम्परेचर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है वेपर प्रेशर। भैया जितना टेम्परेचर कम होगा वेपर प्रेशर क्या होगी, उतनी ज्यादा होगी, ज्यादा वेपर प्रेशर बनेगा। डेविएशन कौन सा होगा, पॉजिटिव डेविएशन। कौन सा डेविएशन होगा, पॉजिटिव डेविएशन। यानी कि यहां पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो जाएगी, इस वाले केस में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो जाती है भाई, कम हो जाती है। भैया बॉइलिंग पॉइंट कम हो गया, यानी कि तोड़ने के लिए उनको कम टेम्परेचर देना पड़ रहा है, तो अट्रैक्शन कम हो जाएगा। अट्रैक्शन कम होगा तो वेपर प्रेशर क्या होगा,
क्या होगा? बढ़ेगा। बढ़ेगा कितना बढ़ेगा पता नहीं, क्योंकि जितना बॉइलिंग पॉइंट कम उतना ज्यादा बढ़ेगा। ठीक है, क्लियर हो गया। तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं दोनों एक दूसरे के। तो भैया वेपर प्रेशर अगर बढ़ रहा है तो इसका मतलब टेम्परेचर कम हो रहा है। देख लो दोनों के टेम्परेचर से टेम्परेचर क्या हो रहा है? कम हो रहा है, तो वेपर प्रेशर बढ़ेगा। इसका मतलब ये जब दोनों मिक्स हुए तो यहां पर अट्रैक्शन कम हो गया। ये जब दोनों मिक्स हुए तो यहां पर क्या हो गया? अट्रैक्शन कम हो गया। तो यहां पर जो अट्रैक्शन हुआ वो इन दोनों में अट्रैक्शन से क्या होगा? वीक होगा। यार मेरे को तो लगता है बात समझ में आ गई है। ठीक है, मेरे को लगता है बात समझ में आ गई है। बात समझ में आ गई ना? तो अट्रैक्शन क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा भाई। अट्रैक्शन कम होगा तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा, वेपर प्रेशर बढ़ेगा और बॉइलिंग पॉइंट कम होगा। तो इट मींस हम यहां पे क्या बोल सकते हैं? पॉजिटिव डेविएशन टेक्स प्लेस। ठीक है, यानी कि धनात्मक विचलन होगा। भाई धनात्मक विचलन होगा ना। अब क्यों होगा धनात्मक विचलन? पॉजिटिव डेविएशन क्यों टेक्स प्लेस कर रहा है भाई? वो इसलिए क्योंकि टेंपरेचर कम हो रहा है, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ रहा है। तो यहां पर डेविएशन कौन सा होगा? पॉजिटिव डेविएशन। कभी कभी पूछता है एक नंबर में, भाई मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट आइसोट्रोपिक सॉल्यूशंस के लिए डेविएशन कौन सा होगा और क्यों होगा? भैया पॉजिटिव डेविएशन होगा। वो इसलिए होगा क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो जाएगी और वेपर प्रेशर बढ़ जाएगी। ठीक है, बात समझ में आ गई? 2 पॉइंट क्लियर, मिटोल दें? ओके, अभी डायग्राम देखिए, इनके एग्जांपल देखते हैं, डायग्राम देखते हैं। चलो डायग्राम देखते हैं इसका और एग्जांपल देखते हैं। सब चलो एग्जांपल लिखते हैं। चलो एग्जांपल देखते हैं, उदाहरण देखते हैं इसके। सबसे पहला एग्जांपल, अगर हम इधर H2O ले लें, ध्यान से देखना, और इधर हम क्या ले लें? C2H5OH। ठीक है, और दोनों के बॉइलिंग पॉइंट देखें तो इसका होता है 100 डिग्री सेल्सियस, इसका होता है 78.37 डिग्री सेल्सियस, और दोनों को मिक्स करने पर जब यहां पर एक एजियोट्रोपिक मिक्सचर बनेगा, ठीक है, एजियोट्रोपिक मिक्सचर, ठीक है, स्थिरपाथी मिश्रण बनेगा, तो यहां पर जो इसका बॉइलिंग पॉइंट होगा, यहां पर जो इसका बॉइलिंग पॉइंट होगा, दिस इज 78.15 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, अब ये कब होता है कम? बॉइलिंग पॉइंट स्थिरपाथी मिश्रण मतलब क्या हुआ? स्थिरपाथी मिश्रण में क्या होता है? कंपोजिशन भी फिक्स हो जाता है, यानी कि कंपोजिशन चेंज नहीं होगा। ठीक है, जिसको हम बोलते हैं संगठन। तो यहां पर दोनों का संगठन क्या होगा भैया? जब बॉइलिंग पॉइंट इतना हो जाएगा तो संगठन कितना होगा दोनों का? संगठन होगा, देखो जरा, इसमें H2O का संगठन हो जाएगा 4.03% बाई वेट, और C2H5OH का संगठन हो जाएगा 95.97%। 95.97%, यानी कि इस कंपोजिशन पे, इस टेम्परेचर पे ये एजियोट्रोपिक मिक्सचर कहलाएंगे। बात समझ में आ गई? इस कंपोजिशन और इस टेम्परेचर पे एजियोट्रोपिक मिक्सचर कहलाएंगे, जब इनका कंपोजिशन भी फिक्स हो जाए और बॉइलिंग पॉइंट भी क्या हो जाए? फिक्स हो जाए। तो पहला एग्जांपल तो ये है। ठीक है, क्लियर हो गया। अब इसको डायग्राम से समझते हैं। इसको क्या समझते हैं? डायग्राम से समझो। तो मुझे थोड़ा सा इरेज करना पड़ेगा, आप लोग नोट कर लें। इसको हटा दूं मैं? अच्छा, मैं इसको हटा देता हूं, बस हो गया। ठीक है, इसको रहने दीजिए। अब ध्यान से देखो, अब थोड़ा सा आइडियल नॉन आइडियल केस याद कर लेना। ठीक है, इसलिए पुराने लेक्चर को याद रखना जरूरी है। देखो जरा, यहां से मोल फ्रैक्शन ऑफ ए लिक्विड ए गया था, अपने पास वाटर था, तो यहां पर मैं H2O लिख देता हूं। मोल फ्रैक्शन ऑफ H2O कितना? 0, और यहां पर मोल फ्रैक्शन ऑफ H2O कितना हो जाएगा? 1। यहां पर H2O 0 था, यहां पर 1 हो गया, यानी कि इधर को मोल फ्रैक्शन बढ़ रहा है। ठीक है, अब दूसरा लिक्विड भी क्या था? मोल फ्रैक्शन ऑफ C2H5OH, यहां पे 1 हो जाएगा, इधर से इधर को आएगा तो बढ़ेगा, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ C2H5OH यहां कितना हो जाएगा? 0। तो यहां से 0, यहां से इधर को बढ़ रहा है। अब मुझे एक चीज बताओ, इसका बॉइलिंग पॉइंट कम था तो इसका वेपर प्रेशर क्या होना चाहिए? ज्यादा होना चाहिए। इसका वेपर प्रेशर क्या होना चाहिए? ज्यादा। तो यहां से वेपर प्रेशर इसका ज्यादा होना चाहिए, ये क्लियर, और इसका वेपर प्रेशर क्या होना चाहिए? कम। वैसे तो आप नॉर्मली आप कुछ भी बना सकते हैं, इधर ज्यादा इधर कम कर सकते हैं, लेकिन यहां पर इसका वेपर प्रेशर ज्यादा होगा क्योंकि इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या है? कम है। बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है इसका? इसका बॉइलिंग पॉइंट होता कितना था नॉर्मली? 78.37 डिग्री सेल्सियस, और वाटर का होता है 100 डिग्री सेल्सियस। तो भैया जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा उसकी वेपर प्रेशर ज्यादा बनेगी, तो वेपर प्रेशर क्या हुई? ज्यादा बनी। तो ये रिलेशन किसमें दिखाया? वेपर प्रेशर और कंपोजिशन में। कंपोजिशन में
यानी कि संगठन में। अब इसी को आपकी बुक में लिखा रहता है मोल फ्रैक्शन, एक ही चीज है, ठीक है। अब मैं मोल फ्रैक्शन नहीं लिख रहा हूं, तो मोल फ्रैक्शन बोलो या संगठन कंपोजिशन बोलो, दोनों एक चीज है, ठीक। तो ये वेपर प्रेशर और ये कंपोजिशन। तो होगा क्या, ठीक। अब एक काम करता हूं, इसको मैं डॉट डॉट से दिखा देता हूं, ठीक है, तो ज्यादा बेटर है अपने पास। डॉट डॉट से दिखा देते हैं, वो मैं क्यों दिखा रहा हूं डॉट डॉट से अभी समझाता हूं। मैं पहले आइडियल केस बना रहा हूं, ठीक है। ये कौन सा केस है भाई, ये है आइडियल केस। अब बताओ यहां पर डेविएशन कौन सा हो रहा था, पॉजिटिव डेविएशन हो रहा था कि नहीं हो रहा था, कौन सा डेविएशन हो रहा था, पॉजिटिव डेविएशन हो रहा था। तो पॉजिटिव डेविएशन को तो ग्राफ कहां जाएगा, ऊपर जाएगा। तो देखो जरा, मैंने आपको पॉजिटिव डेविएशन में 2 केस बताए थे, याद आया कुछ डायग्राम में, देखो पुराने लेक्चर देखो मेरे, क्या बोला था कि ये जब बढ़ता है ना तो एक टाइम पे हल्का सा ऊपर चला जाता है, यहां से ये ऐसे जाता था ग्राफ, यानी कि हल्का सा यहां से ऊपर चला जाएगा ग्राफ, हल्का सा ग्राफ क्या होगा, एक पॉइंट पे ऊपर जाएगा, ठीक है। अब उस पॉइंट को अब नीचे ले आओ, इस तरीके से मिलाते हुए ये ले आए, यानी कि यहां पर वेपर प्रेशर क्या होगा, मैक्सिमम होगा। यहां पर वेपर प्रेशर क्या होगा, मैक्सिमम। भाई होगा कि नहीं होगा। अब वो किस टेंपरेचर पे होगा मैक्सिमम, वो अभी हम बात करेंगे। और यहां पे कंपोजिशन क्या होगा, देखो ये कंपोजिशन क्या होगा दोनों का, यहां पे दोनों का कंपोजिशन क्या हो जाएगा, इसको हटा दे, यहां पे दोनों का कंपोजिशन H2O हो जाएगा 4.03% और C2H5OH हो जाएगा 95.97%। यहां पे इस पॉइंट पे दोनों के कंपोजिशन क्या हो जाएंगे, ऐसे कुछ हो जाएंगे। बात समझ में आया। तो इस कंपोजिशन पे वेपर प्रेशर क्या होगा, मैक्सिमम होगा। और इस कंपोजिशन पे वाटर का कंपोजिशन कितना होगा, 4.03% और अल्कोहल का कितना होगा, 95.97%। तो इस पे मैक्सिमम हो गया। अब टेम्परेचर वर्सेस देखते हैं कंपोजिशन, देखो ठीक इसी के नीचे बनाएंगे, देखो ये है टेम्परेचर का, और इधर हम सेम कंपोजिशन ही लिखेंगे। क्या लिखेंगे, इधर सेम कंपोजिशन लिखेंगे, ठीक है। इधर कंपोजिशन लिखा सेम एज इट इज, जैसे हमने यहां लिखा था, मोल फ्रैक्शन ऑफ H2O इज इक्वल 1 एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ C2H5OH इज इक्वल 0। सेम इधर को बढ़ेगा और H2O का कम हो जाएगा यहां से, ये 0 और X C2H5OH इज इक्वल 1। ये तो सेम लिखना है जो हमने ऊपर लिखा है, ठीक है। ये हमने क्या करना है, सेम लिखना है। अब देखो ध्यान से, ये बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है, ये कंपोजिशन, ये बॉइलिंग पॉइंट। अब ध्यान से देखो, यहां पर मैं वाटर, वैसे तो मुझे केल्विन में लेना चाहिए, मैं डिग्री सेल्सियस में ले रहा हूं। सपोज ये 100 डिग्री सेल्सियस यहां पे है, ये 100 डिग्री सेल्सियस है, तो 100 से उसका क्या था, कम था, तो मैं उसको यहां पर ले लेता हूं 78.37 डिग्री सेल्सियस। ये किसका था, C2H5OH का। तो सपोज करो यहां पर 78.37 डिग्री सेल्सियस आ रहा है, तो अब जो इन दोनों का मिक्सचर होगा वो बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, इनसे नीचे आएगा। नीचे का मतलब यहां पर ले लेते हैं हम लोग, ठीक है, ठीक। तो यहां पर सपोज मैं मान लेता हूं कितना, 73.15 डिग्री सेल्सियस। ये 100 ये हो गया सपोज, और ये 78.37 डिग्री सेल्सियस होगा। और इससे नीचे क्या था, इससे नीचे एजियोट्रोपिक मिक्सचर का बॉइलिंग पॉइंट था, तो वो सपोज यहां पे आ गया। तो अब हम कैसे बोलेंगे, कुछ इस तरीके से, देखो ये इस तरीके से दिखाएंगे। ये कंपोजिशन क्या आएगा, रिमेनिंग सेम। ऐसे दिखा दो, या किसी बुक में ऐसे डायग्राम थोड़ा सा स्टाइलिश दिखाया जाता है इस तरीके से, ये इस पॉइंट पे। तो यहां से इसको मिला दो नीचे को, ये बात समझ में आई, ठीक है। ये किसका हो गया, ये H2O का था, और ये किसका हो गया, C2H5OH का। और यहां पे जो बॉइलिंग पॉइंट होगा कितना होगा, 73.15 डिग्री सेल्सियस। और यहां पे कंपोजिशन कितना होगा, कंपोजिशन सेम होगा, जो ऊपर था H2O कितना 4.03% और C2H5OH कितना होगा 95.97%। दिस इज द डायग्राम, दिस इज, मैं आपको यही समझाना चाह रहा हूं, मैं आपको यही बताना चाह रहा हूं, ये डायग्राम मस्ट है। ये डायग्राम क्या है अपने पास, बहुत ही मस्ट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है।
भाई समझो इस डायग्राम को, नहीं समझे तो फिर बेकार है अपना पढ़ाई करना। रिमेंबर ऑलवेज याद रखना इस चीज को। हमने क्या बोला भाई, ये पॉजिटिव डेविएशन का डायग्राम था, ये आइडियल केस था अपने पास। आइडियल केस में हमने क्या दिखाना था, आइडियल केस मैंने सिर्फ एक ही दिखा रखा है, मैं चाहूं तो नीचे भी दिखा सकता हूं, इनको भी दिखा सकता था लेकिन मैंने दिखाया नहीं है, ठीक है, आप सिर्फ इसी को दिखा देना। तो ये मैंने पॉजिटिव डेविएशन दिखा दिया। पॉजिटिव डेविएशन मैंने एक केस ऐसा बताया था, एक मैंने डायग्राम ऐसा बताया था कि जिसमें मैंने बोला था कि हल्का सा एक ऊपर जाता है, दोनों लिक्विड से उसका वेपर प्रेशर ज्यादा हो जाता था। तो वही वाला डायग्राम आपने लेना है और इस पॉइंट को आपने नीचे मिला देना है। तो इस पॉइंट पे यहां पे कंपोजिशन कितना होगा, क्योंकि ये कंपोजिशन है ना, तो यहां पे दोनों का कंपोजिशन 4.303% और 95.97%, यानी कि फिक्स होगा कंपोजिशन, ठीक है। और सेम अगर टेम्परेचर वर्सेस अगर कंपोजिशन दिखाएंगे डायग्राम तो ये निकल के आएगा। अब इन दोनों को मिला देना इस तरीके से, तो यानी कि फिक्स कंपोजिशन पे टेम्परेचर भी क्या होगा, कांस्टेंट हो जाएगा, और वेपर प्रेशर क्या होगा, दोनों का मैक्सिमम हो जाएगा। वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा। बात क्लियर हो गई, समझ में आई डायग्राम? ओके, चलो हटाते हैं। अब कुछ और एग्जांपल लिखते हैं इसके। एक एग्जांपल तो ये अपने पास है, और भी एग्जांपल आते हैं, ठीक है, तो फटाफट से और एग्जांपल करते हैं। देखो दूसरा एग्जांपल देखो क्या होगा इसका। दूसरा एग्जांपल लिखते हैं C2H5OH प्लस C6H6। इसका तो हमको पता है कितना होता है बॉइलिंग पॉइंट, इसका बॉइलिंग पॉइंट 78.37 डिग्री सेल्सियस, और इसका होता है 80.1 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। अब इन दोनों को मिक्स करके एजोट्रोपिक बनाओ, दोनों को मिक्स करो। तो यहां पर C2H5OH प्लस C6H6, इन दोनों का एक मिक्सचर बन जाएगा, ठीक है। तो यहां पर इसका कंपोजिशन देखो, इसका कंपोजिशन होगा अपने पास 32.4% और इसका कंपोजिशन आ जाएगा 67.6%। इन दोनों का कंपोजिशन ये होगा। जब ये एजियोट्रोपिक मिक्सचर बना रहे होंगे तो दोनों का कंपोजिशन ये रहेगा। अब दोनों का कंपोजिशन ये रहेगा तो दोनों का एजियोट्रोपिक बॉइलिंग पॉइंट कितना आएगा, एजियोट्रोपिक मिक्सचर का बॉइलिंग पॉइंट कितना आएगा, तो दोनों का बॉइलिंग पॉइंट क्या आना चाहिए, इन दोनों के बॉइलिंग पॉइंट से कम आना चाहिए। तो कितना आएगा, 67.8 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, 8 डिग्री सेल्सियस। तो ये दोनों का क्या आ जाएगा, बॉइलिंग पॉइंट। कब, जब ये एजियोट्रोपिक मिक्सचर पे होंगे। एजियोट्रोपिक मिक्सचर कब बनेगा इन दोनों का, जब बॉइलिंग पॉइंट दोनों का क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, यानी कि 8 डिग्री सेल्सियस। बात समझ में आ गई। दोनों का पहले बॉइलिंग पॉइंट कितना था, इतना। जब दोनों मिक्स करे तो एक कांस्टेंट बॉइलिंग पॉइंट आया 67.8 डिग्री सेल्सियस, जो इन दोनों से कम था, और जिस पे इनकी वेपर प्रेशर मैक्सिमम यानी कि पॉजिटिव डेविएशन दिखाया और एक एजियोट्रोपिक मिक्सचर बनाया, ठीक है, क्लियर। और भी एग्जांपल अपने पास होते हैं, एक और एग्जांपल अपने पास लिखते हैं। देखो ध्यान से देखो, तीसरा एग्जांपल, H2O ले लो और उसमें पिरिडीन डाल दो। पिरिडीन पता नहीं क्या होता है, C6H5, सॉरी मैं डायग्राम बनाता हूं इस तरीके से, देखो ये होता है पिरिडीन, ठीक है। तो अब क्या करना है, इन दोनों को मिक्स करना है, तो बन जाएगा H2O प्लस, मैं ऐसे डायग्राम बनाता हूं, पिरिडीन। ये क्लियर, बात समझ में आ गई। अब यहां पर बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस, ये तो हमको पता है, इसका बॉइलिंग पॉइंट कितना, 100 डिग्री सेल्सियस, और इसका बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है पिरिडीन का, इसका होता है 115 डिग्री सेल्सियस, 115 डिग्री सेल्सियस। तो यहां पर जब ये दोनों मिक्सचर बनाएंगे ना, तो इनका कंपोजिशन क्या होगा, H2O का कंपोजिशन होगा 43% और इसका मिक्सचर होगा, कंपोजिशन होगा 57%। तो ये तो हो गया कंपोजिशन, यानी कि इन दोनों का संगठन क्या होगा, और इस संगठन पे इन दोनों का बॉइलिंग पॉइंट कितना होगा, यानी कि जिस बॉइलिंग पॉइंट पे क्या कर रहे होंगे, दोनों एक साथ वेपर प्रेशर बना रहे होंगे। तो 92.6 डिग्री सेल्सियस, इस कांस्टेंट टेम्परेचर पे ये दोनों क्या बना रहे होंगे, एजियोट्रोपिक मिक्सचर। ये 3 एग्जांपल हो गए इसके भाई, बात समझ में आ रही है।
H2 का बॉइलिंग पॉइंट ये है, pyridine का ये हो गया अपने पास, दोनों को मिक्स किया तो एज़ोट्रोपिक मिक्सचर बनेगा। उस एज़ोट्रोपिक मिक्सचर का बॉइलिंग पॉइंट होगा 92.6 डिग्री सेल्सियस, जो कि इन दोनों के बॉइलिंग पॉइंट से क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। अगर दोनों के बॉइलिंग पॉइंट से कम होगा तो अट्रैक्शन क्या हो जाएगा वहां पर, वीक। अट्रैक्शन वीक होगा तो वेपर प्रेशर ज्यादा बनेगा, यानी कि डेविएशन कौन सा बोलो, पॉजिटिव डेविएशन, ठीक है। उसके बाद हमने बोला कि दोनों का कंपोजिशन, जब ये दोनों एज़ोट्रोपिक मिक्सचर बना रहे होंगे तो दोनों का कंपोजिशन क्या होगा, संगठन क्या होगा, संगठन होगा फिक्स्ड, यानी कि 43% होगा वाटर और 57% होगा pyridine। सो ये था अपने पास पॉजिटिव वाला, यानी कि न्यूनतम स्थिर क्वाथी मिक्सचर, ठीक है। दूसरा अपने पास था मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट एज़ोट्रोपिक सॉल्यूशन, यही था जिसको हमने बोला अधिकतम स्थिर क्वाथी विलयन। सो नाउ द लास्ट पॉइंट यही है अपने पास। देखो ये क्या होता है अपने पास, सपोज करो मैंने लिक्विड एक ले लिया A और लिक्विड एक ले लिया B। अब लिक्विड A जो मैं ले रहा हूं वो ले रहा हूं H2O, और लिक्विड B जो मैं ले रहा हूं वो ले रहा हूं नाइट्रिक एसिड HNO3, ठीक है। तो यहां पर मैंने लिक्विड A ले लिया, इसको लिक्विड A बोल दिया, ये लिक्विड B हो गया, यानी कि A हम ले लिया H2O, B हम ले लिया ये। अब H2O का बॉइलिंग पॉइंट आपको पता है कितना होता है, 100 डिग्री सेल्सियस होता है, ठीक है। और इसका बॉइलिंग पॉइंट पता है HNO3 का कितना होता है 83 डिग्री सेल्सियस, 83 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, 83 डिग्री सेल्सियस। अब इन दोनों को मिक्स करके आप एक एज़ोट्रोपिक मिक्सचर बनाओगे, यहां पर एक मिक्सचर बनेगा, ठीक है। और उस मिक्सचर का जो बॉइलिंग पॉइंट होगा वो कितना हो जाएगा अपने पास, वो अपने पास इनसे ज्यादा हो जाएगा, 125.5 डिग्री सेल्सियस हो जाता है, ठीक। ये एज़ोट्रोपिक मिक्सचर का बॉइलिंग पॉइंट हो गया। जो आपका एज़ोट्रोपिक मिक्सचर बना, ठीक है, स्थिर क्वाथी मिश्रण बना, उस स्थिर क्वाथी मिश्रण का जो बॉइलिंग पॉइंट हुआ क्या हो गया, बढ़ गया। बॉइलिंग पॉइंट क्या हुआ अपने पास, बढ़ गया। तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ गया तो कितना हो गया 125.5 डिग्री सेल्सियस, जो कि इन दोनों के बॉइलिंग पॉइंट से काफी ज्यादा हो गया। तो यहां पर हमने क्या बोला, यहां पर हमने बोला बॉइलिंग पॉइंट तो बढ़ गया, ठीक है। तो बॉइलिंग पॉइंट इन दोनों के बॉइलिंग पॉइंट से बढ़ गया, तो अट्रैक्शन भी क्या होगा यहां पे, बढ़ेगा। जब दोनों लिक्विड को मिक्स करके तो अट्रैक्शन भी तो बढ़ जाएगा फिर, यानी कि बॉइलिंग पॉइंट बढ़ने का मतलब क्या हो गया, जल्दी टूट ही नहीं रहे, और जल्दी नहीं टूट रहे इसका मतलब अट्रैक्शन बढ़ चुका है। तो अट्रैक्शन बढ़ चुका है तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ा होगा तभी अट्रैक्शन बढ़ा, और अट्रैक्शन बढ़ेगा तो वेपर प्रेशर क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, कम हो जाएगी। मानते हो इस बात को ना भैया, अट्रैक्शन जितना ज्यादा होगा वेपर प्रेशर क्या होगा उतना कम हो जाएगा। वेपर प्रेशर कम होगा तो इसका मतलब हम क्या बोलते हैं भाई, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ गई होगी और बॉइलिंग पॉइंट बढ़ गया होगा। बात क्लियर होगी, ये बातें समझ में आ गई। और जब वेपर प्रेशर कम हो जाती है तो डेविएशन कौन सा होता है मेरे भाई, नेगेटिव डेविएशन। कौन सा डेविएशन होता है, नेगेटिव डेविएशन। तो याद आया, मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट एज़ोट्रोपिक सॉल्यूशन में कौन सा डेविएशन होता है, नेगेटिव, और मिनिमम वाले में कौन सा होता है, पॉजिटिव। रीजन अपने को पता है ना, क्योंकि नेगेटिव डेविएशन इसलिए हो रहा है क्योंकि यहां पर वेपर प्रेशर कम होगी, क्योंकि अट्रैक्शन बढ़ेगा, क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट बढ़ रहा है। बत्ती जले ना, जली बत्ती, ठीक है, बत्ती जली तो लिखते हैं पॉइंट। चलो पॉइंट लिखो, इफ दी boiling point of azeotropic mixture is greater than its component या its constituent, ठीक है, या when the vapor pressure बोल दो, when the boiling point बोल दो, इफ मत लिखो, when the boiling point of azeotropic mixture is greater than its constituent, जब एजियोट्रोप्स का बॉइलिंग पॉइंट इसके कंस्टिट्यूएंट से ज्यादा हो जाता है तो कॉल्ड, विच इज कॉल्ड मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूएंट कॉल्ड मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रोपिक मिक्सचर या सॉल्यूशन। नाउ क्लियर, ठीक है। सेम मुझे पुराना हमने लिखा था, बस वहीं पे थोड़ा चेंज कर देना है, ठीक है। अब हिंदी में क्या लिखेंगे, जब स्थिर क्वाथी
विलयन का क्वथनांक उसके घटकों के क्वथनांक से अधिक हो जाता है। ठीक है, तो उसे हम क्या बोल देते हैं, अधिकतम स्थिर क्वाथी विलयन। नाउ सेकंड पॉइंट हमने क्या बोला था वहां पे, भाई यहां पे डेविएशन कौन सा होगा, नेगेटिव डेविएशन होगा। ठीक है, यानी कि ऋणात्मक विचलन होगा। तो ये एग्जांपल किसका होगा, ऋणात्मक विचलन यानी कि नेगेटिव डेविएशन का। हमेशा याद रखना मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट एजेट्रोपिक सॉल्यूशन में हमेशा क्या होता है, ऋणात्मक डेविएशन। एक नंबर में ऑप्शनल में आ सकता है, ऑब्जेक्टिव के अंदर आ सकता है, और नहीं भी आएगा तो मैं दे दूंगा हाफ ईयरली में। ठीक है, एक नंबर के ऑप्शनल में आता है और बहुत जगह पूछा जाता है। छोटा क्वेश्चन है लेकिन पूछा जाता है। क्लियर हो गया, नेगेटिव डेविएशन आ जाएगा यहाँ पे, बॉइलिंग पॉइंट यहाँ पर मैक्सिमम होगा, डेविएशन नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, अब लिखते हैं इसके एग्जाम्पल, हटा दें, मिटोल दें। चलो अब आ जाओ भाई इसके डायग्राम के अंदर, एग्जाम्पल और डायग्राम। सबसे पहले एग्जाम्पल लिखते हैं। एग्जाम्पल ध्यान से देखो क्या होगा। एग्जाम्पल अपने पास सबसे इंपॉर्टेंट H2O में ले लो, HNO3, ये जो आपने लिखा था अभी उसी को लेते हैं। तो ये वैसे एग्जाम्पल अपने पास नेगेटिव डेविएशन हम पढ़ते हैं, तो जो नेगेटिव डेविएशन के जो एग्जाम्पल होंगे वही यहां पर भी एग्जाम्पल लिख सकते हैं। तो इसका बॉइलिंग पॉइंट अपने पास 100 डिग्री सेल्सियस और इसका बॉइलिंग पॉइंट अपने पास 1 जो लिख रहा हूं 83 डिग्री सेल्सियस। मैं डिग्री सेल्सियस में लिख रहा हूं, ये याद रखना बात। अब जब इन दोनों को मिक्स करोगे तो यहां पर H2O बनेगा और प्लस HNO3 दोनों होंगे मिक्सचर में। दोनों का कंपोजिशन क्या हो जाएगा, फिक्स कर दोगे तो कंपोजिशन कितना लोगे, इसका ले लो 32% बाई वेट और इसका ले लो 68% बाई वेट। तो कंपोजिशन भी फिक्स कर दिया, तो दिस इज कंपोजिशन। अब इस कंपोजिशन पे बॉइलिंग पॉइंट कितना था एजेट्रोपिक मिक्सचर का, 125.5 डिग्री सेल्सियस। यानी कि बॉइलिंग पॉइंट बढ़ रहा है, वेपर प्रेशर क्या हो जा रही है, कम हो जा रही है। ठीक है, अब बनाते हैं डायग्राम। पुचक 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 पुचक, म्यूजिक नहीं आया अभी। देखो यहां पर मोल फ्रैक्शन ऑफ किसका हो जाएगा, H2O ले लो, और मोल फ्रैक्शन ऑफ, छोटा लिखो सर जी वरना तुम डायग्राम बना दोगे लेकिन हमें समझ में नहीं आएगा। छोटा लिखते हैं, चलो छोटा लिखते हैं, है ना। इधर हमने क्या लिखा था, मोल फ्रैक्शन ऑफ H2O इज इक्वल 0, मोल फ्रैक्शन ऑफ H2O इज इक्वल 1। तो यहां पर ले लो वेपर प्रेशर, सेम जो डायग्राम वहां बनाया था, और यहां पर कंपोजिशन। ठीक है, यहां पर कंपोजिशन ले लिया। ठीक, और यहां पर मोल फ्रैक्शन ऑफ HNO3 लेंगे हम लोग, ये 1, और यहां मोल फ्रैक्शन ऑफ HNO3 कितना, 0। अब दोनों के बॉइलिंग पॉइंट चेक करो, किसका बॉइलिंग पॉइंट कम है, HNO3 का, तो वेपर प्रेशर ज्यादा किसका बनेगा, इसका बनेगा। तो याद रखना इस साइड बड़ा वाला बनाना, इस साइड क्या करोगे, बड़ा वाला बनाना ऐसे। ठीक है, और इस साइड क्या करोगे, छोटा वाला बनाना। ठीक है, इस साइड क्या करोगे, छोटा वाला बनाना, और इस साइड बड़ा वाला बनाना। बात क्लियर होगी। ठीक है, तो ये किसका हो जाएगा, ये वाला बड़ा वाला जो दिख रहा है आपको, ये हो जाएगा अपने पास HNO3 का, और ये वाला किसका हो जाएगा, H2O का। ठीक, बात क्लियर हो गई। अच्छा, ये बन गया अपने पास नेगेटिव डेविएशन, तो नीचे को आएगा ग्राफ। तो ये देखो जरा, ये आया, ये आया, ये आया, ये आया, ये आया, ये एक जगह पे सबसे कम जाएगा, एक जगह पे डाउन जाएगा हल्का सा। ये देखो, ये वाला पॉइंट पकड़ लो, ये वाला। ठीक है, इस पे हल्का सा डाउन हुआ, उस पे अप था, ऊपर जा रहा था, इस पे हल्का सा एक डाउन जाएगा, यानी कि वेपर प्रेशर हल्का सा नीचे होगा। तो यहां पर कंपोजिशन क्या होगा दोनों का, यहां पे कंपोजिशन क्या होगा, देखो यहां पे कंपोजिशन H2O का तो हो जाएगा 32% और HNO3 का हो जाएगा कितना, 68%। ये है अपने पास कंपोजिशन, ये क्या हो जाएगा अपने पास, कंपोजिशन। उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। है लेक्चर समझ में आ रहा है भाई,
ज़रूर बताएं कमेंट सेक्शन में, और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें यार, फॉलो कर दें, शेयर कर दें, ठीक है। चलो, तो इसको हमने बोल दिया कंपोजिशन, भाई ये तो अपने पास कंपोजिशन हो गया। अब सेम ऐसा ही डायग्राम हम लोग ड्रॉ करेंगे टेम्परेचर वर्सेस कंपोजिशन पे। सेम चीज यहां लिखेंगे XH2O, XHNO3, ये 0, ये 1, XH2O ये 1 हो जाएगा यहाँ पे, और XHNO3 ये हो जाएगा 0, ठीक है। अब देखो, अब यहाँ पे H2O का टेम्परेचर 100, तो यहाँ पर ले लो 100 कहीं, और इसका था अपने पास कितना बॉइलिंग पॉइंट 83 डिग्री सेल्सियस, तो यहाँ पे कहीं 83 ले लो, ठीक है, ये 83 आ गया। अब जो बॉइलिंग पॉइंट होगा ना वो ज़्यादा होगा दोनों से, तो एक काम करते हैं थोड़ा नीचे ले लेते हैं इसको, क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट हमें ऊपर चाहिए। तो यहाँ पर ले लो 83 डिग्री सेल्सियस, और यहाँ पे कहीं ले लो 100 डिग्री सेल्सियस, ठीक। तो यहाँ कहीं ले लो अपने पास 125, तो यहाँ से इस तरीके से जाएगा, और ये इस तरीके से, ये मैं इसको स्टाइलिश करने के लिए कर रहा हूँ, आप खाली सिंपल लाइन में डाल सकते हैं, ठीक है, कोई जरूरी नहीं है आपको ऐसा करना। तो यहाँ पर कितना होगा टेम्परेचर, यहाँ पे होगा 125.5 डिग्री सेल्सियस। अब इसको यहाँ से मिला दो, ये अब ये कंपोजिशन आ गया, देखो ये कंपोजिशन आ गया, तो यहाँ पे कंपोजिशन कितना होगा H2O 32, और HNO3 कितना हो जाएगा 68%। तो दिस इज द डायग्राम ऑफ मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रोप्स। क्लियर हो रहा होगा आप लोगों को शायद बहुत अच्छे से, नोट डाउन कर लीजिए फटाफट से, ठीक है। विजिबिलिटी क्लियर आ रही होगी, ठीक, नहीं आ रही है तो हम क्या कर सकते हैं बताइए। और एग्जांपल लिखते हैं कुछ इसके, देखो एक और एग्जांपल लिख लो दूसरा। क्या होता था हमारे पास, क्लोरोफॉर्म और एसीटोन लेते थे हम लोग, लेते थे ना वहाँ पे, क्लोरोफॉर्म और एसीटोन लेते थे। तो क्लोरोफॉर्म का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो होता है 61.2 डिग्री सेल्सियस, और एसीटोन का होता है 56 डिग्री सेल्सियस। और जब दोनों को मिक्स करेंगे तो यहाँ पे क्या बनेगा, क्लोरोफॉर्म प्लस एसीटोन, ये बन जाएगा एजियोट्रोपिक मिक्सचर। और यहाँ पे इनका कंपोजिशन कितना होगा अपने पास, इसको हम ले लेते हैं 80% और क्लोरोफॉर्म ले लेते हैं 20%, दोनों का कंपोजिशन तो ये हो गया। अब इस कंपोजिशन पे दोनों का बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, जिस पे ये एजियोट्रोपिक मिक्सचर बनाएंगे, तो दैट विल बी 65 डिग्री सेल्सियस ले लो, 65 डिग्री सेल्सियस। तो इस बॉइलिंग पॉइंट पे ये दोनों क्या करेंगे, एजियोट्रोपिक मिक्सचर बनाएंगे। तो ये था अपने पास एक छोटा सा टॉपिक, आज का टॉपिक तो बहुत छोटा था लेकिन हमने थोड़ा लंबा खींच दिया है ना। तो आई होप आप लोग मुझे पसंद कर रहे हैं, आप लोगों का प्यार बहुत अच्छा मिलता है, और बच्चे बहुत अच्छा प्यार दे रहे हैं। उम्मीद करता हूँ आगे भी आप लोग सपोर्ट करते रहेंगे। आप लोगों के सपोर्ट के बिना शायद मैं कुछ भी नहीं हूँ, आप लोग सपोर्ट करते हैं, इसीलिए हमें इतना मोटिवेशन मिलता है और हम लोग काम करते हैं। तो आप लोगों का प्यार बना रहेगा, और हमारे सभी बच्चे सपोर्ट करें, प्यार दें अपना, और शेयर करते रहें। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, और दूसरों को भी प्रेरित करें ये सब कुछ करने के लिए। मिलते हैं आगे नई वीडियोस के साथ, अपना ख्याल रखें और अपने घर वालों का ध्यान रखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बने रहें मेरे चैनल के साथ, देखते रहें केमिस्ट्री वाला। जय हिंद।